सिनेमा सिखाता नहीं, सिनेमा भुनाता है। कभी खुशी को, कभी गम को, कभी ऑर्डर को, तो कभी कभी डिसऑर्डर को भी। आज मैं एक ऐसे डिसऑर्डर की बात करने जा रहा हूं जिससे दुनिया में लगभग 7 करोड़ लोग डायरेक्ट तौर पर प्रभावित हैं, और उनके परिवारीजनों की बात कर ली जाए जो कि इस समस्या का सामना रोज करते हैं, तो प्रभावितों की संख्या 20 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है। यह ऐसा मुद्दा है जिसको सिनेमा ने, छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा हो, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, सबने एक बार नहीं दर्जनों बार भुनाया है और जमकर भुनाया है। और इस डिसऑर्डर का नाम है ऑटिज्म सिस्टमेटिक डिसऑर्डर, ASD। ऑटिज़म एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि बच्चे अपने में ही खोए रहते हैं। उनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है, उसी में खोए रहते हैं। और ये ऑटिज़म जो है हेरिडिटी में भी होता है कुछ लोगों के, उस वजह से ये ऑटिज़म होता है। ये जन्मजात भी होता है और जन्म के बाद भी कुछ लोगों में हो जाता है। ऑटिस्टिक नॉर्मल भी होते हैं, जो कि अब ब्रेन से बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, वो अपना नॉर्मल जीवन यापन कर लेते हैं, शादी भी होती है उनकी, सब कुछ अच्छी जॉब में भी होते हैं। ऑटिज़म में व्यक्ति में जो है बहुत खूबियाँ होती हैं कि वो अपने मतलब किसी एक चीज़ को अगर उन्होंने पर्टिकुलर पकड़ लिया है तो उस पर वो इतना ज़्यादा डीप वो उनका अध्ययन रहता है कि उसको आप भुला नहीं सकते हैं। तो जैसे हमारा ये मानसिक मंदिर संस्थान है, यहाँ पर हमारे ऑटिस्टिक बच्चे भी हैं, तो हम लोग उनको क्लास में ये ग्रुप में रहना पसंद नहीं करते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ज़्यादा भीड़ भाड़ ये सब पसंद नहीं होता है और वो ग्रुप में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो हम लोग उनको, पेरेंट्स को यही सलाह देते हैं कि आप इनको स्कूल लाइए, और उनको ग्रुप में हम रखते हैं जिसमें हर तरह के बच्चे होते हैं, मेंटल रिटार्डेड भी और डाउन सिंड्रोम भी, ऑटिस्टिक भी। तो ये अकेला अगर ये रहते हैं तो ये ज़्यादा ही डीप में रहते हैं, अपनी एक दुनिया में खोए रहते हैं। आपकी नहीं सुनेंगे, आपको लगेगा मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ क्यों नहीं सुन रहे, लेकिन वो सुनते सब हैं, समझते सब हैं, लेकिन उसका रिस्पांस ये तुरंत नहीं देते हैं बातों का जवाब। कहिए तो 1 महीने में दें, 1.5 महीने में दें, 4 दिन 10 दिन में उसका रिस्पांस देते हैं। उसके लिए जो है पेरेंट्स को हम यही सलाह देते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, लेकिन ये सब समझ रहे हैं, सब सुन रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि समाज हमारे इन बच्चों के लिए आगे आए और इन बच्चों के संग काम करे, इनको समझे, और हमारे जैसे पेरेंट्स या टीचर्स की प्रॉब्लम्स को भी समझे, आगे आएँ, थोड़ा सहभागिता करें हमारे साथ, और हम जिन परेशानियों को फेस कर रहे हैं उनमें हमें सहयोग करें, और थोड़ा सेंसिटिव हो इन बच्चों के लिए। जब कभी मैं बच्चे को लेकर ट्रैवल करती हूँ तो मेरा बेटा चीखता है, चिल्लाता है, क्योंकि वो उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ऐसे पागल को लेके क्यों निकलते हैं। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत रोना भी आता है। हम क्या करें, कैसे करें, किस तरह से हमें कभी ट्रैवल भी करना होता है। पिछले कई सालों से हम पूरी फैमिली कहीं जा नहीं पाते हैं, क्योंकि उस बच्चे को हम उतना कंफर्टेबल फील नहीं करा सकते हैं, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे उनका बिहेवियर बदल जाता है। वो भीड़ भाड़ में पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा, उतना वेट नहीं कर सकते हैं, उतना इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, उतना वो उन परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। हालांकि कोशिश की जाती है, और हम लोगों को बहुत, जैसे कि एक बच्चे के साथ हम लोग छोटे बच्चे के साथ मेहनत करते हैं, उससे हमें 4 गुना या 5 गुना मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। क्योंकि मैं भी ऐसे एक ऑटिस्टिक और स्पेशल बच्चे की माँ हूँ, और उसको यहाँ तक लाने में बचपन से लेकर अभी तक बहुत एफर्ट्स, बहुत मेहनत, कई रातों की नींद या अपना आराम, या बहुत बीमार, अस्थमेटिक हूँ मैं, कभी मुझे क्रॉनिक अटैक्स आते हैं अस्थमा के, तो पर मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बीमारी को उस बच्चे से ऊपर रख पाती हूँ। $1988 में हॉलीवुड में एक मूवी आती है, रेन मैन। 2 भाइयों की कहानी, एक नॉर्मल है और एक ऑटिस्टिक है। इन दोनों भाइयों के
रिश्ते के ताने बाने की ये कहानी, दोनों के बीच के संघर्ष और प्यार की ये कहानी लोगों को इतनी पसंद आती है कि उस समय लगभग 24 मिलियन डॉलर में बनी यह मूवी 350 मिलियन डॉलर की कमाई करती है। और इतना ही नहीं, बल्कि 4 ऑस्कर अपनी झोली में गिरा लेती है। ऐसा ही एक किस्सा बॉलीवुड से भी जुड़ा है। 2010 में एक मूवी बनती है माई नेम इज़ खान, जिसमें शाहरुख खान यह कहते हुए दिखते हैं कि माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। यह मूवी भी लोगों को इतनी पसंद आती है कि 50 करोड़ में बनी यह मूवी आज के 10 साल पहले, 12 साल पहले 250 करोड़ का बिजनेस करती है। पूरी दुनिया में यह मूवी धूम मचा देती है। लेकिन देखा जाए तो टीआरपी और कमाई की इस दौड़ में जो समाज में ऑटिज़म को लेकर, एएसडी को लेकर एक संदेश तो गया, एक जानकारी तो गई, लेकिन रियल फैक्ट्स लोगों के सामने नहीं आए। एक सकारात्मक पक्ष को दिखाने के चलते जो रियलिस्टिक चीज़ें थी, जो एक्चुअल फैक्ट्स थे और जो सही में इस समस्या से जुड़े हुए लोगों को और इनके माँ बाप को, इनके परिवारीजनों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, रोज़ दिन रात जो सामना करना पड़ता है, वो फैक्ट्स सामने नहीं आ पाते हैं। लोग इसको एक बीमारी की तरह अगर देखते हैं तो शायद वो एक भ्रम है, क्योंकि ऑटिज़म इस तरीके की अवस्था है जहाँ पे बच्चों को दिमागी डेवलपमेंट अगर बाई बर्थ नहीं हुआ हो तो उसको दोबारा लाया नहीं जा सकता है बाई वे ऑफ मेडिकेशन। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि पेरेंट्स को इसको एक्सेप्ट करना, साथ में उनको कैसे आगे उनको कैरी करना है, कैसे उनका मैनेजमेंट करना है। अगर हम बात करें कि हिंदुस्तान और हमारे समाज में जो परिस्थितियां हैं इन बच्चों को लेके, उसमें शायद अभी बहुत ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि समाज में वो चीज़ें कुछ हद तक तो लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे बच्चों के साथ में काम करना, उनके साथ में उनको एक नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करना, उनके साथ नॉर्मल बच्चों की तरह उनको ट्रीटमेंट देना, उनको साथ ले जाना, उनको सोशलाइजेशन करना, उनको बहुत सारी बिहेवियरल थेरेपीज़ देना। इन बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुश रखना। उनको अगर हम एक अलग से ट्रीट करेंगे तो शायद उनके साथ जाती होगी। जैसे हम नॉर्मल बच्चों को ट्रीट करते हैं, जैसे हम नॉर्मल बच्चों के साथ रहते हैं, वैसे उनको खुश रखना और उसी में उनको चीज़ें सिखाना। जो मेरा मानना है कि वो अगर बहुत सारी NGOs काम कर रहे हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी होंगी, लेकिन शायद इन बच्चों तक पहुंचाने में अभी बहुत देर है। ऑटिज़म जो कि छोटे बच्चों में होने वाली एक गंभीर मानसिक बीमारी होती है, जिसे कि हम लोग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये आमतौर पे 2 साल के आसपास डायग्नोज करी जा सकती है। हालांकि इसको डायग्नोज करने में देरी होती है और कई साल बाद लोग समझ पाते हैं कि इसको ऑटिज़म है। ये बीमारी करीब करीब आजकल जो देखा जा रहा है वर्ल्ड में करीब 1% बच्चों में देखी जा रही है, और लड़कों में ये बीमारी लड़कियों के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा होती है। अगर ये सवाल किया जाए कि ये बीमारी होती क्यों है, तो इसके कुछ आनुवांशिक कारण होते हैं, जेनेटिक जिसे कहते हैं, और कुछ इन्वायरमेंटल वातावरण से संबंधित होते हैं। जैसे कि अगर माता पिता की उम्र ज़्यादा है प्रेगनेंसी के टाइम में, और इनमें कुछ सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि तेज़ आवाज़ से परेशान हो जाना, या कुछ स्पेसिफिक टाइप के टच से, छूने से वो बचते हैं। जैसे अक्सर ऐसे बच्चे ठंड में क्विल्ट को नहीं ओढ़ना चाहते हैं, उन्हें बहुत भारी लगती है।
खाने पीने में ये बच्चे काफ़ी फंसी होते हैं, कुछ लिमिटेड चीज़ों को ही खाते हैं। अगर इसके हम लोग इलाज की बात करें तो जितनी जल्दी इन बच्चों की डायग्नोसिस हो और जितनी जल्दी, जिसे हम कहते हैं अर्ली इंटरवेंशन, 5 साल की उम्र से पहले अगर अर्ली इंटरवेंशन शुरू होता है, जिसके कि मेनली साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, थेरेपीज़ होती हैं, स्पेसिफिक थेरेपीज़ होती हैं जो इन बच्चों के साथ में करी जाती हैं, उससे इन बच्चों को फ़ायदा हो सकता है। दवाइयों से इसका कोई इलाज ऑटिज़म का नहीं है। दवाइयाँ कुछ बच्चों में ज़रूरी होती हैं जहाँ की वो बच्चे काफ़ी एग्रेसिव हैं या उनमें सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, यानी अपने आप को नुकसान पहुँचाने का होता है, जैसे अपने उंगली को काट लेना, अपने को मारना या अपना सर दीवार में मार लेना। इस तरह की परेशानियां जब होती हैं तो, या साथ में कोई और मानसिक बीमारी उनमें हो रही है, जैसे कि घबराहट की परेशानी या डिप्रेशन हो जाना, इस तरह की अगर कोई मानसिक बीमारियां इन बच्चों में हो रही हैं तो उसके लिए दवा देने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ इनमें दवा देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो मेरी ये राय है माता पिता को कि जो WHO का मैंडेट है कि करीब 1.5 से 2 साल की उम्र तक बच्चे को स्क्रीन का एक्सपोज़र नहीं होना चाहिए, और 2 से 5 साल की उम्र में आधे से 1 घंटे का, वो भी सुपरवाइज्ड, कि पेरेंट्स उसमें उनको पोएम्स या इस तरह की चीज़ें दिखा सकते हैं। ऐसे बच्चों को देखने के बाद, इनके पेरेंट्स से मिलने के बाद, उनसे बात करने के बाद, इस क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे NGO में बात करने के बाद, डॉक्टर से बात करने के बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि जो ये बच्चे होते हैं, अगर उनमें सवार्न सिंड्रोम आ भी जाए, जो कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही कम ही केसेस में ऐसा होता है, उनमें सवार्न सिंड्रोम आ भी जाए, फिर भी उनको लाइफ टाइम केयर की ज़रूरत होती है, लाइफ टाइम उनकी पेरेंटिंग की ज़रूरत होती है, जो किसी भी माँ बाप के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी एक लाइफ होती है और उनके सिबलिंग्स की भी एक पर्सनल लाइफ होती है। तो यहाँ ज़रूरत हो जाती है समाज को अपना नज़रिया बदलने की, एक रियलिस्टिक अप्रोच बनाने की, रियलिस्टिक फैक्ट्स को समझने की, हम सभी को जागरूक होने की, गवर्नमेंट की तरफ से, NGOs की तरफ से, जो सोशल वर्कर्स हैं, जो पूंजीपति हैं, उनकी तरफ से एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो कि हमें विदेशों में देखने को मिलता है। वहाँ गवर्नमेंट ऐसे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी ले लेती है कि चाहे माँ बाप रहें इस दुनिया में या ना रहें, ऐसे NGOs और ऐसे जो गवर्नमेंट्स हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या अमेरिका है, वहाँ पर इन बच्चों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ले लेती है और माँ बाप निश्चिंत रहते हैं कि उनके बाद उनके बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको सच में ये लगता है कि यह मुद्दा बहुत संजीदा है और इसकी सही जानकारी लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें और लोगों तक ASD की, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की सही जानकारी पहुंचाने का कष्ट करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा बहुत जल्द किसी स्पेसिफिक मुद्दे पर, किसी बड़े मुद्दे पर। नमस्कार।